नमस्कार, आप देख रहे हैं द चेंज मेकर्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है उन लोगों की कहानी आपके साथ साझा करने की जिनकी सोच के बदौलत समाज देश में वो बदलाव आ गया जो इतने भी आसान नहीं थे। इसलिए तो आज उन्हें कहा जाता है द चेंज मेकर्स। आज की कड़ी में पहली कहानी बेहद अलग है, या फिर आप इसे बेहद दिलचस्प भी मान सकते हैं। एक लड़की की जब शादी होती है तो ससुराल पक्ष की तरह उसका मायका भी उसे काफी प्रिय होता है। वो हमेशा दोनों पक्षों का ध्यान रखती है। लेकिन अब हम आपको जहां लेकर जा रहे हैं वहां शादी के बाद मायके पक्ष में लड़की को एक पौधा दिया जाता है जिसका ध्यान उसे ताउम्र अपने माता पिता और भाई बहन की तरह रखना पड़ता है। आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी, आइए जानने के लिए चलते हैं सीधे उत्तराखंड। शादी के बाद विदा होने से पहले बेटी मायके में एक पौधा लगाएगी जो परिवार में बेटी के जाने से रिक्त हुई जगह को भरेगा, और माँ उस पेड़ को जरूर सींचेगी जो उसकी बेटी की यादों से जुड़ा है। पेड़ को बेटी से जोड़कर उसकी रक्षा का वचन दिलाता मैती आंदोलन आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। उत्तराखंड राज्य में बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ हिमालय, नदियाँ, वन और बहुत सारे जो वन संपदा हैं, ये इनका एक भंडार है। लेकिन धीरे धीरे इनमें ह्रास हो रहा है और इनको बचाने के लिए कई मुहिम चल रही हैं। मैती आंदोलन इसमें एक ऐसा मुहिम है जो माँ और बेटी के रिश्ते को जोड़ करके पेड़ से जुड़ा हुआ है। मैत का मतलब होता है मायका, और मायका जहाँ बेटी पैदा हुई है। इसी मैत को मैती नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि मैती का मतलब है गांव की समृद्धि। समय के साथ ये आंदोलन विस्तार ले चुका है। 18-19 राज्यों में चल रहा है। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल ने अपने यहाँ ये नियम के तौर पर लागू कर दिया है कि शादी पर एक पेड़ जरूर लगाना है। उत्तराखंड के गांवों में लड़कियों के मैती संगठन भी बने हैं। ये आंदोलन सिर्फ जन सहयोग से फैला। एक विवाह समारोह में ऐसा किया गया, फिर इसकी देखा देखी बारात में आए लोगों ने अपने गांव और परिवार में ऐसा किया, और फिर यह आंदोलन बढ़ता ही चला गया। माँ अपनी बेटी के पेड़ को सुरक्षित रखती है, उसको बचाने का काम करती है, उसको देखभाल करती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी के पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी। और यही इस पेड़ की उत्तरजीविता का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने इस आंदोलन को बहुत आत्मसात किया। आज हम 7 लाख से अधिक शादियों में पेड़ लगा चुके हैं और ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। विदेशों में भी इस आंदोलन को काफी सराहा गया। इंडोनेशिया सरकार ने इससे प्रेरित होकर शादी के समय दूल्हा दुल्हन के लिए पेड़ लगाना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। नेपाल में यह अभियान मैती नेपाल के नाम से चल रहा है। इस तरह कई देशों में यह आंदोलन बढ़ चुका है। आज मैती आंदोलन व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और उत्तराखंड के घर घर का हिस्सा है। कल्याण सिंह रावत के इस अथक प्रयास के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सात 8 राज्यों ने इस आंदोलन को आत्मसात किया है, अपने यहाँ इसको प्रसारित किया है कि वहाँ आज ये आंदोलन गति पकड़ रहा है। एक संस्कृति का रूप ले चुका है कि शादी पर एक पेड़ लगाना है।
शादी पर लगाया गया पेड़ आने वाले बच्चे के लिए एक ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हम उसके लिए ऑक्सीजन का उपहार देने के लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं। आज हिमालय उसके द्वारा समृद्ध है, गंगा यमुना की धाराएं समृद्ध हैं। एक एक पेड़ अगर लगता जाएगा तो ये सारी धरती हरियाली से ढक जाएगी और एक एक छोटा प्रयास बड़ा प्रयास बनता है और यही छोटा प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर बनेगा। मैं तो इसे अद्भुत प्रयास कहूंगी और हमें सराहना करनी चाहिए कल्याण सिंह रावत जैसे लोगों की, जिन्होंने पेड़ पौधों को लोगों की भावना से जोड़ दिया। एक तरफ उनकी जान भी बच रही है तो दूसरी तरफ हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। अब आगे हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो इंसानों की जान बचाते हैं, वो भी भाई बनकर। उनको बस पता चलना चाहिए कि किसी गली में कहीं सड़क पर उनकी किसी को जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और इसलिए केवल वो लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि सीमित संसाधनों में जहां तक हो सके वो लोगों तक अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। करीमुल हक, उन्हें लोग एम्बुलेंस दादा के नाम से जानते हैं। वो अब तक 5000 लोगों की जान बचा चुके हैं। करीमुल हक एक समाज सेवी है। ये अपनी बाइक एम्बुलेंस से मुफ्त में गरीब और बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं। हक एक चाय बागान में काम करते हैं और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाइक एम्बुलेंस से मदद पहुंचाकर उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। मेरी माँ की मृत्यु बिना इलाज के हो गई थी। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। कोई आदमी बीमार होता है तो मैं तुरंत बाइक पर बैठाकर उसे अस्पताल ले जाता हूँ। इस इलाके का रास्ता खराब है, इसलिए मरीज को शॉर्टकट से अस्पताल ले जाता हूँ। गांव के लोगों के पास बाइक है, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो मुझे खुशी होगी। मुझे पद्म पुरस्कार मिला, इसके बाद भी बहुत से पुरस्कार मिले हैं। मैं 3 व्हीलर और 4 व्हीलर एम्बुलेंस रखना चाहता हूँ। अवार्ड से मुझे जो भी पैसे मिलते हैं उससे मैं परिवार पर खर्च नहीं करता, बल्कि लोगों की भलाई के लिए खर्च करता हूँ। मेरे पास फर्स्ट एड की भी व्यवस्था है। इस काम के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। करीमुल हक पश्चिम बंगाल के मल बाजार के रहने वाले हैं और वहां के चाय बागानों में काम करते हैं। पर एक दिन उनकी मां को हार्ट अटैक आ गया। यहीं से करीमुल हक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। चारों तरफ एम्बुलेंस खोजी पर कुछ ना हो सका। मां समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद करीमुल हक ने फैसला किया कि कोई भी किसी अपने को एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से नहीं खोएगा। तब से 20 गांव में अपनी बाइक के जरिए वो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। ऐसे गांव जहां दूर दूर तक पक्की सड़क का पता नहीं। इसी कारण इन्हें बाइक एम्बुलेंस दादा भी कहा जाता है। বড় বড় ডাক্তারবাবুরা এখানে আসে, মেডিকেল ক্যাম্পগুলো হয়। এই করোনার পরিস্থিতিতে প্রচুর জায়গায় অক্সিজেন একমাত্র ক্রান্তি ব্লকের মধ্যে আমারই ছিল। আমি প্রচুর লোককে অক্সিজেন দিয়েছি। कोरोना महामारी के दौरान मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। आज मेरी दिलचस्पी अवार्ड्स में नहीं बल्कि इंसानियत में है। ভয়ও নেই আর ধরেও নেই। আমি অ্যাওয়ারনেসটা আমার হিউম্যানিটি পাওয়ারটা আমার মনে জোরতে বেশি ছিল যে এখন আমি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ये हर समय लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं और इस काम के लिए ये एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेते और अपनी सेविंग्स यूज करके खुद की जमीन पर हॉस्पिटल खड़ा करना इनका मकसद है ताकि हर जरूरतमंद इलाज करवा सके।
इन्हीं सब कारणों की बदौलत इन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी इनसे इतने प्रभावित हुए कि इनको गले से लगा लिया था। इन पर एक किताब भी लिखी गई है और एक फिल्म का निर्माण भी किया जा रहा है। आज करीमुल हक हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मां को खोने का दर्द क्या होता है ये करीमुल हक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पर अच्छी बात यह है कि आज उनके एक प्रयास से न जाने कितनी माओं की जान बच रही है। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं सिंधु ताई से, जिनका परिवार किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि उनकी 36 बहुएं हैं, 207 जमाई हैं और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं। अनाथों की मां सिंधु ताई, जिनका खुद का जीवन तो दुखों की लंबी दास्तान रहा है, लेकिन 1500 से भी ज्यादा बच्चों के लिए वो ममता की छांव बनकर सामने आई। सिंधु ताई की जिंदगी एक ऐसे बच्चे के तौर पर शुरू हुई थी जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। उसके बाद शादी हुई, पति मिला तो वो भी दुराचरण करने वाला। जब इन्हें 9 महीने का गर्भ था तो उसने इन्हें घर से निकाल दिया। जिस परिस्थिति में ये थी, कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन सिंधु ताई हर मुसीबत के साथ और मजबूत होती गई। आज ये 1400 से ज्यादा बच्चों की मां है। वो बच्चे जिनके खाने पीने की चिंता करने वाला कोई नहीं था। सिंधु ताई ने इन बच्चों को उस वक्त अपनाया जब ये खुद अपने लिए आसरा जुटाने का प्रयास कर रही थीं। सिंधु ताई एक नाम से कहीं ज्यादा है। 72 बरस की सिंधु ताई की फुर्ती को देखकर शायद ही आप अंदाजा लगा पाएं कि ये बुजुर्ग हो चुकी हैं। लोग इन्हें प्यार से अनाथों की मां कहते हैं। बेटा, लड़की ने तो वो कल की माँ है ना, उसने डरना नहीं, मगर अच्छा काम करना बेटा। अपनी जो संस्कृति है ना, उसको जख्मी मत होने दे। ये देखो ना, माई इतनी बड़ी हो गई, फॉरेन रिटर्न नौवरी है, वो बदली नहीं, फिर भी दुनिया वालों मेरे से प्यार करते हैं। कैसा रहना है ये तय कियो बेटा। तेरे ऊपर देखने से आदमी सोचना चाहिए कि अरे क्या बात है, उसका मत, उसका दिल बदलना नहीं चाहिए। तुम्हारे देख के ऊपर वो झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तो तू माँ है, आज की या कल की। तुम कैसे भी रहेंगे और बोलेंगे कि हमको सम्मान दो, नहीं हो सकता बेटा। तुम्हें भी कुछ चाहिए ना, दुनिया झुकाना है तो। ये क्या मैं ऐसी सादी सीधी हूँ बेटा, फिर भी झुक गई ना दुनिया, हो गई ना, मैं जो दुनिया की माँ बन गई मैं अभी, क्योंकि मैंने अपना रास्ता नहीं बदला कभी। बस माँ होना इतना ही मेरा संकल्प था और मैं बन गई। तुम भी बन सकते बेटा। संभालो, खुद को बड़ा करो, हिम्मत से लड़ो, हारना नहीं। ये अपने अब तक के सफर के बारे में बताते हुए सबसे पहले यही कहती हैं कि वो ऐसी संतान थी जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। इनका नाम भी चिंधी था। इस तरह के अनेक नाम आपको आज भी समाज में मिल जाएंगे। चिंधी, जिसका मतलब होता है किसी कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। हालांकि इनके पिता ने इनका पूरा साथ दिया और वो इन्हें पढ़ाने के लिए भी आतुर थे, पर 4ठी कक्षा के बाद ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और इन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बाद में कच्ची उम्र में ही बाल विवाह का शिकार हो गईं। महज 10 बरस की उम्र में इनकी शादी 30 साल के आदमी के साथ कर दी गई। इनके पति ने इन्हें दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हालात इतने बुरे हो गए कि इन्हें गौशाला में अपनी बच्ची को जन्म देना पड़ा। आपको ताज्जुब होगा और दुख भी, इन्होंने अपने हाथ से अपनी नाल काटी। इन सब बातों ने इन्हें अंदर तक झकझोर दिया।
इन्होंने आत्महत्या करने की भी बात सोची, लेकिन बाद में अपनी बेटी के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर गुजर बसर करने लगी। भीख मांगने के दौरान वो ऐसे कई बच्चों के संपर्क में आई जिनका कोई नहीं था। इन बच्चों में इन्हें अपना दुख नजर आया और इन्होंने इन सभी को गोद ले लिया। इन्होंने अपने साथ साथ इन बच्चों के लिए भी भीख मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद तो सिलसिला चल निकला। जो भी बच्चा इन्हें अनाथ मिलता उसे ये अपना लेती। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की सिंधुताई सपकाल कभी खुद बेसहारा बनकर भीख मांगकर जीवन बिताती थीं। आज महाराष्ट्र में इनके 6 अनाथ आश्रम हैं, जहां कोई बच्चा खुद को अनाथ नहीं मानता। आज तक ये सैकड़ों बच्चों को अपना चुकी हैं, इन्हें पढ़ाती हैं, इनकी शादी कराती हैं और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने में मदद करती हैं। आज भी ये अपना काम बेरोक टोक करती जा रही हैं। ये किसी से मदद नहीं लेती, बल्कि खुद स्पीच देकर यानी भाषण देकर पैसा जमा करने की कोशिश करती हैं। मेरे बच्चे कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, कैसा होगा, ये मेरी कोई चिंता नहीं। क्यों? अभी भी मेरे बच्चे संस्था चलाते हैं, मैं सिर्फ लाके डालती हूँ। मैं जाने के बाद मेरे बच्चे सब बच्चे मेरे से ज़्यादा काम करेंगे, मेरे से ज़्यादा बड़े होंगे वो, और मेरे से ज़्यादा बच्चे संभालेंगे वो, इतनी मेरी को खातरी है। सिर्फ दुनिया वालों ने मदद देना, मेरे बच्चे मेरा संस्था पूरा संभालेंगे, मेरे से भी ज़्यादा काम करेंगे वो, मैं खातरी के साथ कहते हैं। सिंधुताई का परिवार बहुत बड़ा है। इनके 207 जमाई हैं, 36 बहुएं हैं और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं। समाज में इनके अतुलनीय योगदान के लिए अब तक इन्हें सैकड़ों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। साल 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि सच कहा जाता है कि भगवान खुद उतर कर नहीं आते, बल्कि अपने फरिश्तों को वो कई बार भेज देते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं भूरी बाई की, जो कि मध्य प्रदेश के एक गांव में जन्मी। जीवन उनका बेहद गरीबी में बीता। जीवन की कोई चुनौती उन्हें तोड़ नहीं पाई। भीड़ से अलग एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में वो आज काफी दूर निकल गई हैं, वो भी 7 समंदर पार। देखिए कैसे भूरी बाई ने मध्य प्रदेश से अमेरिका तक का सफर तय किया। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरी बाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भीलों के समुदाय से हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री तक तो मैं बहुत ही कठिन यात्रा तो मेरी हुई है, लेकिन मैं अपने जो कला लेके कभी हार नहीं मानी, चलता रहा मेरा बहुत अच्छे से। और पद्मश्री अवार्ड के लिए बहुत मेहनत तो करना पड़ी, लेकिन मैं जो उम्मीद नहीं थी कि मैं मेरे जो इस उम्र में और अभी ये मिले, मैं सोच के नहीं चलती थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरी बाई आदिवासी समुदाय से आती हैं। वे बचपन से ही चित्रकारी करने की शौकीन थी। खास बात यह है कि उन्हें हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी। वे केवल स्थानीय भीली बोली जानती थीं। लेकिन चित्रकारी का उनका शौक ही धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। वे कैनवास का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारी करने की शुरुआत करती हैं और देखते ही देखते उनकी पहचान पूरे देश में हो गई। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। भूरी बाई ऐसी पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने गांव में घर की दीवारों पर पिथोरा पेंटिंग करने की शुरुआत की। बाद में उनकी पेंटिंग की पहचान जिले भर में होने लगी।
इस दौरान वे जीवन का गुजर बसर करने के लिए भोपाल में आकर मजदूरी भी करने लगी। वे उस दौर में भोपाल में पेंटिंग बनाने का काम करती थीं। बाद में संस्कृति विभाग की तरफ से उन्हें पेंटिंग बनाने का काम दिया गया, जिसके बाद राजधानी भोपाल के भारत भवन में वो पेंटिंग करने लगी। जिसके बाद उन्हें वर्ष 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1998 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अहिल्या सम्मान से भी सम्मानित किया। कभी दिवाली का त्यौहार आया, शादी हुई तो ये अपने घर की दीवारों को लिपा पोती करके, और मैं मिट्टी कलर से, पत्तियों के कलर से, काला कलर जो तवे का रहता है उससे मैंने शुरुआत की, अपने हाथ के ही कलर से। ऐसा करते करते कभी मतलब मेरी माँ बोलती थी, बोले अपने घर में त्यौहार आने वाले हैं, शादी होने वाली है, तो अपनी दीवारों को, घर की दीवारों को सजा लो। तो मैं लेके बैठ जाती थी कुछ ना कुछ, जो मोर है, घोड़ा है, जो भी मुझे अच्छा ही लगता था। भूरी बाई की बनाई पेंटिंग्स ने आज विदेशियों में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी अमेरिका में भी लगी, जहां उनके काम की खूब तारीफ हुई। वर्तमान में भूरी बाई चित्रकारी के क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुकी हैं। अब वे वर्कशॉप का आयोजन करके अन्य लोगों को भी अपना ये हुनर सिखा रही हैं। नमस्कार। द चेंज मेकर्स के सफर में आज के लिए इतना ही। अगली बार हौसलों से भरी कुछ और दिलचस्प कहानियों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।